अभी हम लोग देखने वाले हैं गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट 13 का फिजिक्स का सॉल्यूशन। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कह रहा है द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 into 10 raised to the power minus 11 meter. What is the radius of third allowed orbit of hydrogen atom? तो थर्ड अलाउड ऑर्बिट में कितना रेडियस होगा ये हमको बताना है। और फर्स्ट के लिए हमको दिया हुआ है, यानी इनर मोस्ट का रेडियस हमको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली नहीं जंप करना है, पहले क्वेश्चन को देखना है, पहचानना है और थोड़ा स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में सोचना है, कोई भी प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का दे रखा था। वो किस में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ। तो इसको एंगस्ट्रॉम में बना लीजिए, ये वैल्यू को एंगस्ट्रॉम में अपने दिमाग में सोचिए, एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू कितनी होगी। तो एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू हो जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट तक जा रहे हैं, यानी रेडियस बढ़ रही होगी, यानी जो भी हमारा आंसर होगा वो इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हो नहीं सकता, डी ऑप्शन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब हम लोग एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं तो जो रेडियस बढ़ती है वो स्क्वायर में बढ़ती है, ठीक है ना। तो रेडियस स्क्वायर में बढ़ती है, और जब हम लोग थर्ड रेडियस में जा रहे हैं यानी 9 गुना बढ़ जाएगा। तो ये 9 गुना तो नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। इसका मतलब जो ज्यादा वाली वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग बिना पेन उठाए भी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा स्मार्ट तरीका हो गया। बाकी आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट का हमें रेडियस गिवन था, जो कि कितना था, 5.3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 मीटर। ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस था। थर्ड ऑर्बिट के लिए हमसे पूछ रहा था कि रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितनी हो सकती है, ये चीज हमसे पूछ रहा था, ठीक है ना। हमें क्या करना था, बस रेशियो ले लेना था R1 और R3 के लिए, ठीक है। और जो रिलेशन होता है रेडियस का वो कितना होता है, जो ट्रिक हमें पता होनी चाहिए, 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाई जेड। सिमिलरली नीचे वाले के लिए भी 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाई जेड। तो 0.53 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और z चूंकि एटम एक ही है, ठीक है ना, तो इसलिए z की वैल्यू भी बराबर ही होगी, ठीक है। तो एन स्क्वायर और एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो R1 बाई R3 की वैल्यू N1 स्क्वायर अपॉन N3 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से R1 बाई R3 विल बी 1 का क्यूब अपॉन नॉट क्यूब, स्क्वायर था ना, 1 का स्क्वायर अपॉन जो थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का, सॉरी, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सही रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 1:9 हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो R1 बाई R3 क्या आया, 1/9। अब पूछ रखा था कि R3 का वैल्यू कितना होगा, तो R3 का वैल्यू कैसे आएगा, R3 को इधर लेके जाइए, ये 9 इंटू R1 कर दीजिए, राइट। R1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, कितना था, 5.3 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 11 मीटर्स, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 4.77 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 10 मीटर में, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ जाएगी 4.7 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो आंसर जाएगा वो जाएगा 4.7 एंगस्ट्रॉम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड ऑल इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन अ टाइनी न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इज अ रदरफोर्ड मॉडल। तो जब रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने ये देखा था कि मोस्ट
ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो क्या कर जा रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने रखा था गोल्ड का फॉयल पेपर रखा था और पीछे जिंक की स्क्रीन लगाई थी, ZNS की स्क्रीन लगाई थी। तो जब यहाँ से बोmbardment हो रही थी पार्टिकल्स की, तो उन्होंने ये देखा था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो होते हैं वो सीधा निकल जाते हैं, उनमें बहुत कम डिफ्लेक्शन देखने को मिलता था। सिर्फ कुछ ही पार्टिकल होते थे जो 180 से घूम पाते थे। ठीक। और इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने यही पता लगाया था कि एटम में मोस्टली स्पेसेस जो होते हैं वो खाली होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, बहुत टाइनी स्पेस में लोकेटेड होता है। इसी वजह से जब पॉजिटिव यहां से भी हम दे रहे थे और पॉजिटिव एक टाइनी स्पेस में होता था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से 180 पे क्या करते थे, घूम जाते थे। यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल जा रहे थे उनका नेचर कैसा था, पॉजिटिव, और सेंटर में जो न्यूक्लियस के पास चार्ज होता होगा वो भी कैसा होता होगा, पॉजिटिव होता होगा। तो अब ऐसे में वो कितने पे चले जाते हो जाके, 180 पे, तो 180 पे चले जाते हैं। ठीक है। तो 180 पे चले जाते हैं, तो यहाँ से इन्होंने यही अजम्पशन लगाया था कि एटम में मोस्टली स्पेस जो होता है वो एम्प्टी होता है और बहुत कम जगह पे पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड होता है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है ना। और वही जहां पे पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड होता है उसी को न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू बोल रहा है एन एटम इज स्फेरिकल क्लाउड। एटम क्या है, एटम इज अ स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेयर इलेक्ट्रॉन embedded इन इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, एटम जो है वो स्फेरिकल क्लाउड है, ऐसा कुछ नहीं कहा था। बल्कि वाटरमेलन मॉडल इसके पहले आया था जे थॉमसन का। तो वहां पे ऐसी चीजें कुछ डिस्कस होने को मिली थी कि एटम जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फिट होते हैं जैसे वाटरमेलन में सीड्स। तो इस तरीके से हम लोग मानते थे, पर जो कि गलत था उस समय के दौरान के हिसाब से। उसके बाद रदरफोर्ड आया और उन्होंने इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करके बताया था कि एटम जो होता है मोस्टली एम्प्टी होता है और ज्यादातर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में न्यूक्लियस के पास कंसंट्रेटेड होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है इन हाइड्रोजन एटम electron in a given orbit has total energy of minus 1.5 electron volt. The potential energy is, यहाँ पे हमें क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी गिवन है। तो एक रिलेशन हमें याद करके चलना पड़ेगा कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई टू इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ये रिलेशन अगर याद रहेगा तो हम इन सब में इंटर कन्वर्जन आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें किसके किसके बीच में रिलेशन देखना था, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो बस इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में आप रिलेशन देख लीजिए कि टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी गिवन थी, माइनस का 1.5। ठीक है। और हमें क्या बताना था, पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस का 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच कम्स आउट टू बी माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल बोला है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। तो यहाँ पे दोनों में स्पीड का रेशियो पूछ रखा है। तो स्पीड बताना था, किसके लिए बताना था, पहले में एच ई प्लस के लिए बताना था। तो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2.2 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई जेड अपॉन एन। ठीक है। अब यहाँ पे हीलियम है तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है। और ऑर्बिट की कौन सी बात कर रहे हैं, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक।
सिमिलरली हम लोग जब बात करेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए Z कितना हो जाएगा 1 और N की वैल्यू 3 ही होगी। तो फॉर्मूला अगेन 2.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 इंटू Z अपॉन N हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज को अगर पुट कर दिया जाए 2.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, तो Z की वैल्यू कितनी थी 2, N की वैल्यू थी 3। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया जाए 2.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 इंटू Z की वैल्यू 1, N की वैल्यू 3। ठीक है, तो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखेंगे हीलियम के लिए हीलियम प्लस अपॉन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये वैल्यू पूरी सेम है, कट जाएगी, यानी सिर्फ इसके और इसके बीच में हमें रिलेशन देखने को मिलेगा, यानी z अपॉन एन और z अपॉन एन के लिए रिलेशन हम देखेंगे। तो बस वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो z अपॉन एन फॉर He प्लस हम लोग लिखेंगे, z की वैल्यू 2 थी और थर्ड ऑर्बिट के लिए हम लोग देख रहे थे अपॉन में। अब हाइड्रोजन के लिए जब वैल्यू रखी गई थी तो 1 अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और जो रेशियो आएगा वो हमारे पास 2/1 यानी 2:1 का रेशियो देखने को मिलेगा He प्लस और H में। ठीक है, सो आवर आंसर विल बी 2:1। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर विल बी। ठीक है, तो हमें सेकंड मेंबर के लिए बताना है कितनी वेवलेंथ होगी। तो फर्स्ट मेंबर के लिए पहले कुछ बातें देख लेते हैं। तो फर्स्ट मेंबर के लिए जब हम लोग वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां पे हमें दे रखा है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज लैम्डा, यानी लैम्डा जो है वो फर्स्ट मेंबर के लिए है। और फर्स्ट मेंबर का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांजिशन हुआ होगा वो 2 से 1 में हुआ होगा। ठीक है ना, 2 से 1 में हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये पता होना चाहिए कि n2 का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, n2 का वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा और n1 का वैल्यू जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे वैल्यूज पता चल गई मेरी। अब बस वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है ना, अब वैल्यूज को जब हम लोग पुट करेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1, n1 का वैल्यू 1 था, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। ठीक है, तो इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। ठीक है, कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया गया था कि वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर विल बी, सेकंड मेंबर के लिए कितना होगा। ठीक है ना, सेकंड मेंबर के लिए, सेकंड मेंबर का मतलब क्या होगा कि जो ट्रांजिशन हुआ होगा, जो ट्रांजिशन हुआ होगा वो 3 से 1 में हुआ होगा। लाइमन के लिए देखो कहीं से भी आओ, लाइमन के लिए कहां पे आते हैं, 1 में आते हैं। ठीक है ना, ये हमको पता है कि ट्रांजिशन कहीं से भी हो, अगर लाइमन सीरीज है तो फाइनली हम लोग कहां पे लैंड करेंगे, 1 पे लैंड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 1 मानी जाएगी और n2 की वैल्यू कितनी ली जाएगी, अब 3 ली जाएगी। ठीक, अब वैल्यूज रखेंगे। अब पहले वाले को तो लेमडा क्वेश्चन में बोल रखा है तो इसे हम लेमडा डैश मान लेते हैं। तो इसे बोल देते हैं आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन में 1, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है
और 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा ना। अब बस ये आपको मिल गई सेकंड इक्वेशन। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, आपके पास सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, आपस में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब डिवाइड करेंगे तो 1/λ अपॉन में 1/λ डैश, तो ये हो जाएगा लैम्डा डैश बाई लैम्डा। तो वैल्यूज पुट करेंगे, आर जेड स्क्वायर अपॉन आर जेड स्क्वायर, ये वैल्यू थी 1/1 माइनस 1/4, 1/1 माइनस 1/9, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सॉल्व करने पे आएगा 3/4 अपॉन 8/9, ठीक है। 9 ऊपर चला जाएगा और 8 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आएगा 27/32, 27/32। और इस लैम्डा को हम लोग क्या करेंगे, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर ले जा करके। तो जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, फाइनल आंसर मुझे देखने को मिलेगा 27/32 लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश, यानी सेकंड मेंबर के लिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 27/32 लैम्डा, जो कि है हाँ ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से आंसर जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से आंसर जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम from second permitted energy level to first level and highest energy level to first permitted level। यानी कि कुछ ऐसा सिनेरियो है कि ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है अप टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल, जिसे हम क्या कहते हैं, इंफिनिटी। तो ये कह रहा है हमसे कि पहले केस में हमें कहां से कहां तक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। पहले केस में हमें सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल यानी 2 से 1 के बीच में ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, जिसमें फोटोन रिलीज हो रहा होगा, ठीक है ना। और फोटोन रिलीज हो रहा होगा जिसकी वजह से एनर्जी का ये डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस की वजह से फोटोन रिलीज हो रहा होगा बेसिकली, ठीक है ना। तो ये पहले केस में हो रहा होगा। दूसरे केस में बोल रहा है हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट, यानी इनफाइनाइट से 1 में जब एनर्जी का डिफरेंस हो रहा होगा जिसकी वजह से फोटोन रिलीज हो रहा होगा, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा होगा, एनर्जी देखने को मिल रही होगी। तो इन दोनों एनर्जीज का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ये हमें बताना है सवाल में, ठीक है ना। तो पहले केस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 से 1 में आने पर जो एनर्जीज का डिफरेंस है वो हो जाएगा E2 माइनस E1, ठीक है ना। E2 के लिए जो एनर्जी लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे माइनस का 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक है ना। अब n की वैल्यू 2, यहाँ पे कौन से शेल की कौन से लेवल की बात कर रहे हैं, सेकंड, तो 2 का स्क्वायर रखा जाएगा। सिमिलरली 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब माइनस है और माइनस का 13.6 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बचेगा 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर रखा जाएगा। तो 13.6 अगर कॉमन ले लिया जाए 13.6, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1/4, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई बाई 3/4, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, जिसमें बोल रहा है कि ट्रांजिशन अब की बार कहां से कहां तक हो रहा है, इनफाइनाइट से लेकर के ट्रांजिशन 1 तक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट की एनर्जी में से फर्स्ट की एनर्जी माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 13.6 अपॉन इनफाइनाइट, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे 13.6 अपॉन में 1 का स्क्वायर। तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।
और ये बचेगा 13.6, तो फाइनल एनर्जी आ जाएगी 13.6, जिसे हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देना है। तो जब फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो 2 से 1 में आने की एनर्जी और इनफाइनाइट से 1 में आने की एनर्जी को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये था 13.6 मल्टीप्लाई बाई 3/4 और ये था 13.6। तो 13.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट 3/4 देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा रेशियो ऑफ एनर्जीज का, वो कितना आएगा, 3:4 का। तो आंसर ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ए आंसर को हम करेक्ट मान करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दे रखा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। तो एंगुलर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें क्वेश्चन में बताना था, ठीक है ना। तो ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, सबसे पहले ये पूरा मैं डेराइव कर रहा हूँ, पर हमको डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए, पर एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है ना, अगर सारे कांस्टेंट को हटा दिया जाए तब, ठीक है ना। तो यहां से मुझे ये देखने को मिलता है कि n जो है वो किसके बराबर हो जाता है, रूट ओवर आर जेड के, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम जो कि एल से डिनोट करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई। इससे हम लोग क्या दिखाते थे, एंगुलर मोमेंटम। अब एन की वैल्यू की जगह पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, ठीक है। जब एन की वैल्यू की जगह पुट करेंगे तो यहां से हमें देखने को मिलेगा एंगुलर मोमेंटम में रूट ओवर आर जेड एच अपॉन 2 पाई। क्या मुझे ये देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो L का रिलेशन मुझे यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर R, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम रूट ओवर R के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहां से ये चीज ध्यान रखना है। अब हमें तो रेडियस का फॉर्मूला पता है ना कि यहाँ पे काफी सारे कांस्टेंट आते हैं, इसीलिए हम लोग इसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके तब फिर अपना आंसर लेकर के आते थे, ठीक है ना। तो उन सभी चीजों को हटा करके तब मैंने ये वैल्यूज रखा हुआ है, नहीं तो यहाँ पे तो हमें पता है यहाँ पे 0.53 आता था, तो उसको हटा करके बस यहाँ पे रिलेशन चेक किया गया है, ठीक है ना। ये तो इससे हमने पहले क्या किया, पहले रेडियस से रिलेशन निकाल लिया एन का, फिर एन की वैल्यू को एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में पुट किया। एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमने देख लिया कि आर का रिलेशन एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बी मिनिमम। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो मिनिमम होगा। तो रेडियस किस पे डिपेंड करता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है ना। तो एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो अब ऑर्बिट तो हमने फिक्स कर दी है, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है ना। यानी अब जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है, जेड पे है, ठीक है ना। तो अगर z बढ़ेगा, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका रेडियस जो होगा वो कम होगा। तो एटॉमिक नंबर ज्यादा तो रेडियस कम। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, डबली आयनाइज लिथियम। यहाँ पे लिथियम है तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यानी Z की वैल्यू 3 हो जाएगी। सिंगली आयोनाइज्ड ये क्या हो जाएगा, हीलियम। हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। फिर ये क्या है, ड्यूटेरियम एटम, ठीक है ना। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये सब हाइड्रोजन की ही कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे Z की वैल्यू 1 ही ली जाएगी, इसके लिए भी Z की वैल्यू 1 ही ली जाएगी। तो इसमें बोला था मिनिमम किस में है, तो मिनिमम उसी में होगी जिसमें Z की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो Z की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिल रही है, डबली आयनाइज लिथियम में। तो 8 का आंसर
ए माना जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है, इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द लोएस्ट ऑर्बिट करस्पॉन्ड्स टू। तो बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द लोएस्ट ऑर्बिट। तो लोएस्ट ऑर्बिट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? तो लोएस्ट ऑर्बिट के लिए हम लोग बोलेंगे जिसमें मिनिमम एनर्जी हो। ठीक है ना, जो लोएस्ट ऑर्बिट होगी वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है ना, लोएस्ट ऑर्बिट में एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है। खाली कितनी होती है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, अब हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम है तो Z का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और बोल रहा है लोएस्ट ऑर्बिट, लोएस्ट ऑर्बिट में n का वैल्यू कितना होगा? n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम है, Z भी 1 होता है, तो एनर्जी क्या देखने को मिलेगी? एनर्जी मिनिमम देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वजह से आंसर नंबर 3 जो होगा वो सही माना जाएगा। ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखा है, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। तो बोर्स सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पे बताना है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन फॉर बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। तो बोर्स का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसके लिए डी ब्रॉगली की कौन सी एक्सप्लेनेशन सही मानी जाएगी? ठीक है ना, तो बोला है स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर द ऑर्बिट्स विच कंसिस्ट इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स। तो ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा था कि जो ऑर्बिट होगी वहां पे जो वेव्स देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, वो क्या होंगी? वो इंटीग्रल मल्टीपल होंगी। यानी यहाँ पे जो वेव्स है ये इंटीग्रल मल्टीपल होंगी। ठीक है ना, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे कि वहां पे एंगुलर मोमेंटम जो रहता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है ना, और वेव्स जो रहती है वो इंटीग्रल मल्टीपल रहती है। कभी आधी वेव थोड़ी देखने को मिलेगी, जब देखने को मिलेगी पूरी वेव देखने को मिलेगी। या तो एक वेव देखने को मिलेगी, या तो दो वेव देखने को मिलेगी, या तो तीन वेव देखने को मिलेगी। कभी आधी आधी वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू ये तो देखने को नहीं मिलेगी। तो यही चीज बताया था किसने? यही चीज एक्सप्लेन किया था डी ब्रॉगली ने बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट को लेकर के। ठीक है ना, तो ये था हमारा कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स और दोज ऑर्बिट्स, उन ऑर्बिट को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट मानेंगे विच कंसिस्ट इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स। तो ये आंसर सही माना जाएगा। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर द ऑर्बिट्स विच कंटेन हाफ ऑफ द, हाफ नहीं, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, स्टेशनरी ऑर्बिट और दोज ऑर्बिट विच डोंट हैव डी ब्रॉगली वेव्स, नहीं, डी ब्रॉगली वेव्स होनी चाहिए। अब डी ब्रॉगली एक्सप्लेन कर रहे हैं और मतलब वेव्स भी बता रहा है और खुद का नाम भी ना लिए तो बहुत गलत बात हो जाएगी। तो इसलिए ए ऑप्शन सही माना जाएगा। तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में बताया गया था, उन्होंने उन्होंने बताया था कि स्टेशनरी ऑर्बिट वही कहलाती हैं जहां पे इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स हमें देखने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है द नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंटेन इन अ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में सेकंड बोर ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएंगे ये हमें बताना है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है एच अपॉन में पी। पी क्या होता है? पी होता है मोमेंटम, और मोमेंटम को हम लोग लिखते किससे है? मास इंटू वेलोसिटी से। तो मुझे ये पता चल गया कि जो वेवलेंथ है और मोमेंटम के बीच का एक रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। और अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट, बोर्स पॉस्टुलेट की मदद से हम लोग ये कहते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है एन एच अपॉन टू पाई के बराबर। ये कहाँ से आया? ये बोर्स पॉस्टुलेट से आया। अब एंगुलर मोमेंटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा एन एच अपॉन टू पाई। अब यहाँ से क्या करना है? इस टू पाई को लेकर के जाना है एलएचएस में और एम इंटू वी को लेकर के आना है आरएचएस में। ठीक है ना, अभी हम देखेंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, तो टू पाई आर हो जाएगा और ये हो जाएगा एन एच अपॉन एम वी। तो यहां से मुझे पता है कि एच अपॉन एम वी को हमने क्या बोल रखा है? लेमडा बोल रखा है। एच अपॉन एम वी को हमने क्या बोल रखा है? लेमडा बोल रखा है। तो एच अपॉन एम वी को रिप्लेस कर देंगे किससे? लेमडा से। तो टू पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, टू पाई आर इक्वल टू एन लेमडा। अब ये एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। देखिए क्वेश्चन में बोल रखा था कि
द नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंटेन इन अ सेकेंड बोर ऑर्बिट। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लैम्डा। तो यहां से हमें एक ये बात याद रखनी है कि एन डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो nth बोर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ पे एन डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो nth अगर बोर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रही है तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 2। तो नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कितनी आएगी 2। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट था। ठीक है ना, तो कंसेप्ट अगर लिखना हो तो ये ध्यान रखिएगा कि एन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन nth बोर ऑर्बिट। ठीक है, तो उसी लॉजिक की मदद से हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे 2 लैम्डा है तो इसी एनालॉजी की मदद से ये कहा जाता है कि एन डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होंगी वो एन बोर ऑर्बिट में होंगी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 थी, इसी वजह से जो ऑर्बिट थी वो 2 थी, वेवलेंथ भी जो आ रही है वो भी कितनी आ रही है 2 आ रही है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोल रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो जब कभी भी ऐसा लिखा रहे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा है ना, तो एन की वैल्यू कितनी होगी इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आप क्या किया करे करिए, बस एक ऐड करके बताया करा करिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा है तो एन की वैल्यू में एक ऐड कर दिया करा करिए। जैसे फर्स्ट है तो +1 करेंगे फर्स्ट में तो 2 हो जाता है, तो उसी तरीके से आपको एन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा था फर्स्ट एक्साइटेड, क्योंकि ये सारी चीजों पे बहुत ध्यान देना होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया एन का वैल्यू 2। ठीक है, अब बस एनर्जी बताना है। तो एनर्जी ग्राउंड स्टेट में किसके बराबर होती है? ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जो होती है वो होती है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6 अपॉन में 1 का स्क्वायर। तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी निकल करके आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखा था एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब हमें n इक्वल टू 2 तक जाने की एनर्जी के बारे में पता करना है। तो n इक्वल टू 2 में जाने की एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13.6 अपॉन में n की वैल्यू जब 2 रखी जाएगी तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? और अब यहाँ पे एटम तो हाइड्रोजन का ही है, इस वजह से जेड स्क्वायर भी अगर रखा जाएगा तो उसकी वैल्यू तो 1 के बराबर ही आ जाएगी ना। जैसे यहाँ पे अगर जेड स्क्वायर हम रख रहे हैं एन, तो ये होता है ना जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर तो नीचे लिखा जा रहा है, अब जेड की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, इस वजह से ये वैल्यू नहीं लिखी जा रही है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है इसमें। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दिए हैं, चाहे आप लिख दीजिए 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी किसके बराबर 13.6 अपॉन 4। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो देन एनर्जी रिक्वायर्ड, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी E2 माइनस E1। ठीक है ना, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो E2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3.4 माइनस E1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 13.6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पहले समझना है कब मिलती है।
जब कभी भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें, इसका मतलब तब हम लोग इन्फिनिटी से आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो जब इन्फिनिटी से आते हैं तो हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज की बात कर रहा है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखाएंगे आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन बामर की सीरीज कहाँ पे आकर के खत्म होती है कि कहीं से भी जब n इक्वल टू 2 पे आते हैं तो बामर सीरीज के लिए होता है। तो ये रखा जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, जीरो के। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू होगी हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगी, ये ओवरऑल वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगी जीरो के, ठीक है। तो जो वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी, ये सॉल्व करने पे आएगी आर जेड स्क्वायर बाई 4 के, ठीक है, आर जेड स्क्वायर बाई 4 के, ठीक। तो यहां से अगर लेमडा निकाला जाए तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन में आर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब 1 अपॉन लेमडा एल यानी लाइमन के लिए निकाल लेते हैं, ये तो बामर के लिए था, ठीक है। अब लाइमन के लिए देखते हैं, तो लाइमन के लिए जो फॉर्मूला लगेगा, लाइमन के लिए फॉर्मूला रहेगा अगेन आर जेड स्क्वायर। अब लाइमन के लिए हम कहते हैं कहीं से भी जब 1 पे आते हैं n इक्वल टू 1 पे तो वो सीरीज लाइमन कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली 1 हो जाएगा माइनस कहाँ से आ रहे हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो इनफाइनाइट से आ रहे हैं, इसलिए इनफाइनाइट रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन लेमडा एल इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू जो होगी ये अगेन किसके बराबर हो जाएगी, ये अगेन पूरी वैल्यू जो होगी वो जीरो के बराबर हो जाएगी, और 1 अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 से किसी डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उतना ही रहता है। तो यहाँ से मुझे लेमडा एल जो होगा वो किसके बराबर मिल जाएगा, 1 अपॉन आर जेड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया, दो रिलेशन मिल गए लाइमन और बामर के लिए, ठीक है ना, एक लाइमन के लिए एक बामर के लिए। अब क्या करना है, बस दोनों को डिवाइड कर देना है, इसको फर्स्ट बोल दीजिए इसको सेकंड बोल दीजिए, तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है। तो लेमडा बामर अपॉन लेमडा लाइमन इज इक्वल टू, बस वैल्यूज पुट कर देनी है। तो वो वैल्यू जो थी बामर के लिए 4 अपॉन आर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर जेड स्क्वायर। तो आर जेड स्क्वायर से आर जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेशियो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 4:1। तो 4:1 का रेशियो हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर 13 का। अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में बोल रहा है द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखा है 1210 एंगस्ट्रॉम, the corresponding line of hydrogen like atom of Z11 equals to, तो Z11 के लिए हमें बताना है, ठीक है ना, वेवलेंथ। तो आइए देख लेते हैं, 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। अब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कौन सी होती है, तो फर्स्ट लाइन के लिए हम लोग लिखते हैं लाइमन सीरीज कहीं से भी आए जब फर्स्ट पे आता है तो लाइमन कहलाता है, तो कहीं से भी फर्स्ट पे आना। पर यहाँ पे कहीं से आ रहे हैं कि फर्स्ट लाइन से आ रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन से आ रहे हैं। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, 2 से 1 पे आ रहे होंगे, तो कहाँ से आ रहे हैं, 2 से आ रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर। अब z, z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एटम है, पहले जो लिखा गया है वो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना।
पहले जो एटम है वो कौन सा है, हाइड्रोजन एटम है, बाद में हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, बट पहले कौन सा है, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो z का वैल्यू जब हम 1 पुट कर देंगे तो ये z का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/λ इज इक्वल टू r, ये 3/4 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसे बोल देते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें मिल करके आ चुकी है। ठीक है ना, अब इसके बाद फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, अब हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम लोग लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू आर। अब z की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 11 रखी जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम रख रहे हैं। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए इसने z की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, z की वैल्यू थी 11। तो 11 का स्क्वायर हमने रख दिया है और ये आ जाएगा। अगेन लाइमन सीरीज ही है और फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ही है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कहाँ पे फाइनली आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, तो कहाँ पे और कहाँ से, तो कंफ्यूजन कम होगा। तो 1/λ डैश ये किसके बराबर हो जाएगा, r 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/4, यहाँ पे भी 3/4 देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं। अब लेमडा की वैल्यू तो यहाँ से भी फाइंड आउट हो सकती थी, लेमडा को क्या, इसको फ्लिप कर दीजिए, तो फ्लिप कर देते यानी इसको ऊपर ले जाते तो पूरी वैल्यू ऊपर जाती ना, तो लेमडा कितना आ जाता, लेमडा आ जाता 4/3 आर, ये आता ना, तो ये लेमडा यहाँ से आ जाता। और यहाँ से अगर लेमडा डैश निकाला जाए तो लेमडा डैश किसके बराबर आ जाएगा, लेमडा डैश आ जाएगा मेरे पास 4 में 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 इंटू 3r। ठीक है ना, तो ये लेमडा डैश हो गया, तो मेरे पास लेमडा डैश आ गया है, मेरे पास लेमडा आ गया है, तो लेमडा और लेमडा डैश दोनों की वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, बस दोनों को डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर दीजिए। इसको मैं बोल देता हूँ 1 डैश और इसको बोल देता हूँ 2 डैश। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 डैश को डिवाइड कर रहे हैं 2 डैश से। ठीक है, अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आगे होता है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा लेमडा अपॉन में लेमडा डैश, लेमडा अपॉन में लेमडा डैश इज इक्वल टू 4/3r, ये था। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 121 इंटू 3r अपॉन में 4, तो 4 से 4 कटेगा, 3r से 3r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और लेमडा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, देखिए लेमडा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 1210 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, तो लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिए 1210 अपॉन लेमडा डैश, और ये किसके बराबर है, 121 के। तो ये जब वैल्यू कटेगी तो ये 10 के बराबर आएगा, तो यहाँ से आपके पास लेमडा डैश जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। तो लेमडा डैश हमें क्या किसके बराबर मिल जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर मिल जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर लेमडा डैश मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाएगा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में बताना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम लोग देखेंगे। अभी अभी हमने बात करी थी कि जब कभी भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का नाम लेगा, ठीक है ना, जब कभी भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का नाम लेगा तो हमें याद रखना है कि कहाँ से आ रहा होगा, इनफाइनाइट से डी एक्साइटेशन हो रहा होगा। ठीक है ना, और बामर सीरीज है तो n इक्वल टू 2 पे आ रहा होगा। ठीक है ना, ये तो हम लोग समझ गए कि इनफाइनाइट से n इक्वल टू 2 में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये समझ गए
अब बस वैल्यू को रखना है और आंसर सॉल्व कर देना है। 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, जहां पर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। तो 1/λ जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज हमें बोल रखा था, ठीक है ना। अब ये जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो r की वैल्यू होती है जब z हमारा 1 के बराबर होता है तो ये होती है 10⁻⁷ के बराबर, ठीक है ना। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे r की वैल्यू अगर ऐसे देखा जाए तो r की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर, पर हम लोग इजी कैलकुलेशन के लिए खाली 10⁻⁷ ही रखते हैं, ठीक है ना। और z की वैल्यू 1 रख दे रहे हैं क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो हाइड्रोजन ही लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से लेमडा की वैल्यू जो आएगी, लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको फ्लिप कर देंगे तो ये आ जाएगी 10⁻⁷, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है। अब ये हमें वैल्यू किस में चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए है अ, हमें वैल्यू चाहिए है नैनोमीटर में। तो बस इस वैल्यू को हम लेकर के जाएंगे नैनोमीटर में, तो 4 × 10⁻⁻⁷ और -9 तक लेके जाना है, तो -9 तक लेके जाना है तो जीरो अब हम लोग ले करके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये नैनोमीटर में वैल्यू आ गई, तो अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यही वैल्यू जो है वो 400 के आसपास है। बाकी जैसे मैंने बताया आर की वैल्यू अगर हम एग्जैक्ट रखेंगे विच इज 1.097 इंटू 10⁻⁷ तो आंसर इतना आएगा। पर ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि 10⁻⁷ रखिए और जल्दी से आंसर लेकर के आ जाइए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है हमसे कि what will be the ratio of de Broglie wavelength associated with the electron orbiting in the second and third excited state of hydrogen atom। तो second and third excited state of hydrogen atom में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ उससे एसोसिएटेड होंगी इलेक्ट्रॉन से, उसका रेशियो हमें बताना है यहाँ पर। तो जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा इसका मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू 3। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू 4, ठीक है ना। इन इन ऑर्बिट के लिए मुझे बताना है कि क्या वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होगी, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता है कि जो वेवलेंथ होता है वो किसके बराबर होता है, h/mv के बराबर होता है, ठीक है ना। तो जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, थर्ड के लिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अब मैं एक्साइटेड स्टेट ना बोल करके ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, यानी थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट में। तो जब थर्ड ऑर्बिट के लिए वेवलेंथ की बात करेंगे हम लोग, तो थर्ड ऑर्बिट की वेवलेंथ हो जाएगी h/mv3 के बराबर। और जब फोर्थ ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए हो जाएगी h/mv4। तो ये क्या आ गई हमारे पास, वेवलेंथ आ गई, ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट के लिए। अगर इन वैल्यूज को डिवाइड कर दे, अब क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट की वेवलेंथ को हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा h/mv3, ये हो जाएगा h/mv4। h/m कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो होगा v4/v3। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें पता है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन nth ऑर्बिट के लिए क्या होता है, ई स्क्वायर अपॉन में 2 ε0 NH। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी n के कैसे प्रोपोर्शनल होती है, तो वेलोसिटी जो होती है वो n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एक्सप्रेशन से मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं v3/v4 लिखूंगा, v3/v4 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो n की वैल्यू 4 ऊपर जाएगी
और ये वैल्यू 3 नीचे आएगी, ठीक है ना, V3/V4 में। तो मुझे V3/V4 तो लिखना नहीं है, ठीक है ना, मुझे V4/V3 चाहिए। तो बस वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, फ्लिप कर देंगे, यहाँ पे ये 4 होगा ना। तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन क्या आएगा, 3/4, ये एक्सप्रेशन होगा। तो 3/4 वुड बी आवर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो 3/4 एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है द मास नंबर ऑफ टू न्यूक्लियाई आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, देयर न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी इन द रेशियो। तो न्यूक्लियर डेंसिटी किस रेशियो में होगी ये हमको बताना है। तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी, सपोज करिए, तो कोई भी डेंसिटी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास अपॉन में वॉल्यूम। पर यहाँ न्यूक्लियर डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो यहाँ मास ना होकर के मास नंबर होगा, ठीक है ना। अब नीचे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जनरली क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ ये होता है। अब चूंकि यहाँ न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है, न्यूक्लियस के रेडियस को हम कैसे निकालते थे, न्यूक्लियस का रेडियस आता था r0 a⁻1/3। ये क्या होता था, न्यूक्लियस का रेडियस होता था, ठीक है। तो उसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, 4/3 पाई r0 a⁻1/3 का क्यूब ये होगा। और मास नंबर को हम लोग a से डिनोट करते हैं, ठीक। 4/3 पाई r0 का क्यूब हो जाएगा, और a⁻1/3 और बाहर का क्यूब, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी, अब ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये 3 गया ऊपर, नीचे बचा 4/πr0³ a, ठीक है ना। अब ये a और ये a कट गया, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आया 3/4 πr0³। क्या इस पूरे टर्म में, न्यूक्लियर डेंसिटी की टर्म में, कहीं पे भी आपको मास का टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी मास नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो आप चाहे कुछ भी रखिए, ठीक है ना, मास नंबर आप क्या कहते हैं, कुछ भी रखिए, रेशियो जो आएगा न्यूक्लियर डेंसिटी का वो बराबर ही आएगा, यानी 1:1 ही आएगा, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लिखा है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ nuclei of two atom of elements of atomic mass number 27 and 64 is। तो रेडियस हमें पता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3 होता है, ठीक है, ये रिलेशन पता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हम ये कह सकते हैं कि r1/r2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा a1/a2 की पावर 1/3 के, ठीक है। A1 पहला एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 27, और दूसरा एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 64, ठीक है, की पावर 1/3, ठीक है। अब मुझे पता है 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, और 64 4 का क्यूब है। तो 3/4 बाहर निकल आएंगे, ठीक है ना, क्यूब रूट हो जाएगा। तो R1/R2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:4। तो R1/R2 का जो रेशियो आया वो क्या आएगा, 3:4 का रेशियो आएगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन में ये बताना है हाउ मच मास हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ 500 मेगावाट फॉर 1 आवर, ठीक है ना। तो कितना पावर प्रोड्यूस करना है हमें, 500 मेगावाट, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻⁶ या फिर 5 इंटू 10⁻⁸ इतना पावर हमें जो है
1 घंटे में प्रोड्यूस करना है, तो कितना मास को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एनर्जी में, ठीक है ना। तो अब टाइम की बात करी जाए तो टाइम कितना कह रहा है, टाइम बोल रहा है 1 आवर। 1 आवर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड। ठीक है, टाइम पता चल गया, पावर पता चल गया। अब एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर इंटू टाइम, ठीक है ना। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, तो वहीं से ये फॉर्मूला निकल करके आया, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है ना। और एनर्जी का इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस निकालेंगे। तो पावर जो थी वो कितनी गिवन थी, 500 मेगावाट। तो वहां से हम लोग देखेंगे 5 × 10⁸ क्योंकि हमने इसे वॉट में कन्वर्ट किया था, और टाइम कितना निकाला था, 3600 सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 18 × 10⁻11 जूल। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस्ड हमारे पास आ गई, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन E इक्वल टू mc² होता है, ठीक है ना, चूंकि अब हमको मास चाहिए, ठीक है ना। तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा एनर्जी अपॉन में c², ठीक है ना। एनर्जी हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। तो उसी एक्सप्रेशन से एनर्जी की वैल्यू हम ले आकर के पुट कर देंगे। तो एनर्जी कितनी आई थी, 18 × 10⁻11 जूल। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ अब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे सॉल्व करने पे आएगा 18 × 10⁻11 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 × 10⁻, ये 16 हो जाएगा। सॉल्व करने पे हो जाएगा ये 2 × 10⁻⁻5, ठीक है, केजी, चूंकि मास है। तो 2 × 10⁻⁻5 केजी आंसर जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोल रखा है कि द मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम इज 0.03 U, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताना है, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट कितना दे रखा है, 0.03 U मल्टीप्लाई बाई 931.5। जब इससे हम वो मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 27.93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू हमें निकल करके आया, पर हमसे हमसे बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी ना निकाल करके क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी आई है उसको डिवाइड कर देंगे इसके मास नंबर से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यह आएगा अप्रोक्सीमेटली 6.98 के, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है मास डिफेक्ट इज 0.3%, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ मिनरल इज, 1 kg ऑफ मिनरल इज। तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम कितना गिवन है, 0.3% का मास डिफेक्ट गिवन है। 0.3% का मतलब 0.3/100, विच इज 3 × 10⁻³ और बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स डेल्टा एम c², ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी में मास डिफेक्ट कितना था, 3 × 10⁻⁻3। सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट है, इसका स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 3 × 9, 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इंटू 10⁻16, 8 2 जा 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, 9 3 जा 27 होता है, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो आएगी 2.7 × 10⁻14 जूल्स, ठीक है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम आता है 2.2 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन। तो जेड हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से वेलोसिटी निकल करके आएगी 2.2 इंटू 10⁶ ये वेलोसिटी आई। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, वो होती है 3 इंटू 10⁸ अब इनका क्या करना था, रेशियो लेना था। ठीक है ना। तो रेशियो अगर ले लेंगे तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन के लिए था, ये स्पीड ऑफ लाइट के लिए था। ठीक है, इनका रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो जब लेंगे तो यहां से ये रेशियो निकल करके आएगा लगभग, इसको यहां से रिमूव करिए, इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू निकल करके आएगी वो लगभग आएगी 137 के आसपास। ठीक है। तो सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू आती है वो आती है 1 में 137 के पास। ठीक है। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बोल रखा है अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है ना। स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और ऑर्बिट हमारी स्टेशनरी होती है, इसी का कारण से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आती है वो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए ही तो हम लोग बता रहे होते हैं। ठीक है ना। और सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है, ये तो बोर्स का पोस्टुलेट ही था। एलिप्टिकल ऑर्बिट होती नहीं है, आर्बिट्रेरी भी नहीं होती हैं, स्टेशनरी होती है। ठीक है ना। रेडिएटिंग सर्कुलर ऑर्बिट भी नहीं होती है, फिक्स ऑर्बिट होती है। इसीलिए हम लोग अगर ऑर्बिट फिक्स नहीं होती तो ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स नहीं होती, फिर हम लोग क्यों कहते हैं -13.6 एनर्जी देखने को मिलती है हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में। अगर ऑर्बिट ही नहीं फिक्स होती तो एनर्जी फिक्स नहीं होती। ठीक है। तो अगर हमने मान के रखा है कि ऑर्बिट फिक्स होगी, ठीक है ना, किसमें, बोर्स एटॉमिक मॉडल में, तो ये उनके कुछ पोस्टुलेट थे, उसके अकॉर्डिंग ही ये अजम्पशंस ले करके चलना पड़ता है, तभी हम उनके फॉर्मूलेस कंसेप्ट्स अप्लाई कर पाएंगे। तो हमें मान करके चलना पड़ेगा कि जो स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं। ठीक है ना। और ये सब बोर्स एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द थर्ड एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू 4, और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू 5। और जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के। ठीक है ना। अब चूंकि जेड अलग अलग है नहीं, तो एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, एन स्क्वायर के। इसका मतलब ये कि E1 बाई E2 की वैल्यू जो होगी वो होगी N2 बाई N1 का होल स्क्वायर के। ठीक है। तो दिस इज आवर N1, दिस इज N2। तो N2 की वैल्यू 5 है, N1 की वैल्यू 4 है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 25:16। ठीक है। विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए वुड बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे हम, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है द चार्जिंग करंट फॉर अ कैपेसिटर इज 0.25 एम्पियर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट। तो हमें कंडक्शन करंट दिया है और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूछा है। तो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो वैल्यू कंडक्शन करंट की होती है बाहर, सर्किट के बाहर, ठीक है ना, जैसे ये सर्किट होता है तो सर्किट के बाहर कंडक्शन करंट होता है,
ठीक है ना, और यहाँ पे कैपेसिटर के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलता है। ठीक है ना, और जो वैल्यू कंडक्शन करंट की होती है वही वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करंट की भी देखने को मिलती है। तो 0.25 कंडक्शन करंट की वैल्यू थी, तो 0.25 ही हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट की भी वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। यहाँ पे लिखा है द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पोलराइजेशन से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है ना, और पोलराइजेशन से ही क्यों होता है, क्योंकि उसी की मदद से हम बता पाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये 90 डिग्री पे होती है। अब चूंकि 90 डिग्री पे होती है, इसीलिए ये पोलराइजेशन का फेनोमिना आपस में दिखा पाती हैं, और वही ये प्रूव कर पाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ठीक है ना, तो ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करने के लिए हमें पोलराइजेशन का फेनोमिना दिखाना पड़ता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, और हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इनमें से कौन सा करेक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे रहा है। तो ये तो सभी को पता होता है कि वेव जब प्रोपोगेट करती है, उससे हमेशा 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट किया करती है। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट पता होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो आपस में कितने डिग्री पे रहती है, 90 डिग्री पे। और कोई दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री हैं, इसको कैसे प्रूव किया जाता है, अगर उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, तो हम मान लेते हैं कि वो जो दो वेक्टर हैं वो कैसे हैं, वो आपस में 90 डिग्री पे हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हमें चेक करना था कि कहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट जीरो देखने को मिल रहा है। तो अगर पहला केस उठाएंगे आप, पहले केस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो माइनस का आई कैप को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। सिमिलरली माइनस का 2j और माइनस का j मिलकर के हो जाएंगे -2, तो -2 -2 -4 हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखेंगे, बी ऑप्शन में -2 और 3, ये हो जाएगा -6, -3 और -2, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 3 2 जा 6, ये जीरो देखने को मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ डॉट प्रोडक्ट जीरो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आ जाइए, 2 1 जा 2 होता है, तो ये 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6, ये 6 आ जाएगा, ये भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 होता है, 12 हो जाएगा, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। ठीक है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के 12 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पे भी जीरो नहीं आ रहा है, सिर्फ एक जगह हमें जीरो डॉट प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बताना है आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए हमें बताना था कि इनमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है वो होता है इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है ना, ये करेक्ट एक्सप्रेशन है किसका, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। ठीक है ना, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के सम से दिखाते हैं इंटीग्रल बी डॉट डीएल को। ठीक है, यही होता है हमारा एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ ई and B represent the electric and magnetic field vector of an electromagnetic wave, the direction of propagation of wave। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव बताना है, कैसे निकालते थे। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव निकालने के लिए हम E क्रॉस B करते थे, E क्रॉस B करते थे। तो जो E क्रॉस B का डायरेक्शन आता था वो पैरेलल हो जाता था हमारे जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है उसके। ठीक है ना, तो जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ई क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है वो पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के। ठीक है,
तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, असर्शन है द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियोइड्स ऑफ बोरॉन, लिथियम, आयरन, नियॉन, बिस्मथ, ठीक है, कैन बी अरेंज्ड, ठीक है, इस ऑर्डर में अरेंज किया है। बेसिकली यहाँ पे जो अरेंज किया गया है वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मासेस, जहां तक दिख रहा है, जो कि गलत बात है। हमने पहले ही इसके पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी थी जहां पे ये बताया था कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है मास के, तो मास से फर्क ही नहीं पड़ेगा, भले ही बोरॉन का मास 10 है, ठीक है ना, यहाँ पे आयरन का मास 56 है, तो ऐसा कुछ नहीं लेना देना होता है कि जिसका मास कम है तो उसकी डेंसिटी जो होगी वो भी कम होगी, ठीक है ना, न्यूक्लियर डेंसिटी जो होगी वो भी कम होगी, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे रीजन में दिया गया था रेडियस आर ऑफ अ न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू द मास नंबर ए। हाँ, तो रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का वो मास नंबर से रिलेटेड होता है। न्यूक्लियस का रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, जहां पे आर नॉट एक कांस्टेंट होता है, तो असर्शन तो गलत माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे मास नंबर के बेसिस पे अरेंज किया है और ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, ठीक है। बट रीजन सही है, तो असर्शन गलत माना जाएगा और रीजन जो होगा वो सही माना जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 में अगेन सेम क्वेश्चन जो पीछे आया है वही क्वेश्चन, सिमिलर आंसर है यहाँ पे इसका भी। द रेशियो ऑफ डेंसिटी, यहाँ न्यूक्लियर डेंसिटी की बात कर रहा है, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे थे, सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट, ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस एंड हीलियम न्यूक्लियस, तो हमें पता है मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी या फिर डेंसिटी जिसको बोल रहा है, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है तो रेशियो जो आएगा वो 1:1 का ही आएगा। ठीक। अब 32 वाला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। 32 वाले क्वेश्चन में कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस होता कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब के, और न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो कैसे लिखा जाता है, पाई आर नॉट ए टू द पावर 1/3 का क्यूब, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व किया जाता है तो ये हो जाता है 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब ए की पावर 1/3 और बाहर का 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास नंबर के, ठीक है ना। तो पहला जो दिया गया था हमें, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ये तो सही बात है, ठीक है। दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, तो डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, तो डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस जब हमने निकाला था तो हमने बताया था कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है, इसके पहले 3 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो सब जगह हमने ये बताया कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर के, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट होती है किसके, मास नंबर के। तो इंडिपेंडेंट होती है डेंसिटी किसके, मास नंबर के, तो मास नंबर के इंडिपेंडेंट होती है, तो यहाँ पे लिखा गया था डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है। फिर लिखा है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा गया डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, यहाँ पे लिखा गया है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ये सही हो जाएगा। तो खाली ए और ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट माने जाएंगे, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट माने जाएंगे, इस कारण से बी ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ हैवी न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन, तो हमें पता है जब हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक करता है तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, या फिर जब लाइट न्यूक्लियाई फ्यूजन करता है जैसे कि हमारा सन में होता है, तो उस टाइम पे भी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, क्योंकि वहां पे
हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, दोनों स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं, तो वहां पे भी एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी से हम लोग यूज कर रहे हैं अर्थ पर, है ना, सन की एनर्जी। तो वहां दोनों दोनों ही केसेस में जब हैवी न्यूक्लियाई फ्यूजन करता है या लाइट न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई फ्यूजन करता है और लाइट न्यूक्लियाई फ्यूजन करता है, इन दोनों ही केसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम ही करेक्ट माना जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है फॉर हैवी न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है विथ इंक्रीज इन जेड, एटॉमिक नंबर बढ़ने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही होती है एटॉमिक नंबर बढ़ाने से, तो खुद सोचो कि फिजन की पॉसिबिलिटी बनती, फिजन तो पॉसिबल ही नहीं होता उस केस में। तो हम तो जान रहे हैं ना कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो किसके बराबर होती है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एटॉमिक एटॉमिक मास जो रहेगा उसका। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम लोग, अगर हैवी न्यूक्लियाई है तो हैवी न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटती जाती है, क्योंकि कितने ज्यादा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, तो इतने ज्यादा प्रोटॉन बढ़ जाते हैं जिनकी वजह से रिपल्शन बढ़ जाता है। तो रिपल्शन इतना ज्यादा होता है तो उसको होल्ड करने के लिए अब एनर्जी कम पड़ने लगती है, तो जब एनर्जी कम पड़ने लगती है इसी वजह से तो वो ब्रेक होता है, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है वैसे प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो घटता है हैवी न्यूक्लियाई के केस में। लेकिन वहीं अगर लाइट न्यूक्लियाई होता है, लाइट न्यूक्लियाई के केस में जैसे जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जैसे जैसे Z बढ़ता जाता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ता जाता है। ठीक है ना, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत माना जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग सही मानेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है पर सेकंड स्टेटमेंट जस्ट रिवर्स दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। हैवी के लिए इसने कहा है कि Z बढ़ाने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी, जो कि गलत बात है। ठीक है ना, Z बढ़ाओगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटेगी। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि अ टर्न्स car turns a corner on a slippery road at a constant speed, स्पीड कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, द मिनिमम रेडियस ऑफ आर्क इन मीटर इन विच कार टर्न्स, तो मिनिमम रेडियस बताना है। तो पता है टर्निंग के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, अंडर रूट म्यू आर जी, सेफ स्पीड के लिए। ठीक है ना, अब दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी, करेक्ट। तो वेलोसिटी दे रखी थी 10 का स्क्वायर कर देंगे, मी की वैल्यू 0.5 दे रखी थी, आर हमें बताना है, जी की वैल्यू 10 होती है। ठीक है, बस सॉल्व करेंगे, एक 10 से ये कट जाएगा, बचेगा 10 अपॉन 0.5, ये आर रहेगा, 100/5, 520। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो आएगी वो 20 मीटर्स आएगी। ठीक है ना, तो मिनिमम इतना रेडियस रखना रहेगा जो कि सेफ रेडियस होगा टर्न करने के लिए, जो कि है 20 मीटर्स। ठीक है, 35 वाला क्वेश्चन देखेंगे। 35 में बोल रहा है अ रेलवे कैरेज, इट हैज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट अ हाइट 1 मीटर अबव द रेल्स which is 1 meter apart, calculate the maximum safe speed at which it can turn around an अनबैंक्ड कर्व ऑफ रेडियस 80 मीटर। ठीक है ना, तो हाइट कितना दिया हुआ है 1 मीटर, दोनों रेल के बीच की जो दूरी है, यानी जो पटरी के बीच की दूरी है वो कितनी है 1 मीटर। ठीक है, और रेडियस कितना दे रखा है 80 मीटर। ठीक है, तो जो सेफ स्पीड होती है फॉर फोर व्हीलर या फिर बोला जाए ट्रेन के केस में, उसका फॉर्मूला होता है सेफ स्पीड का फोर व्हीलर के केस में आर डी जी अपॉन 2h। ठीक है, तो रेडियस गिवन ही है, रेडियस था 80 मीटर, डी यानी दोनों रेल के दोनों जो पटरियां हैं उनके बीच की जो दूरी है ये डी, डी कितना है 1 मीटर है। ठीक है ना, जी की वैल्यू 10
टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की हाइट जो है वो 1 मीटर दे रखी है, तो बस सॉल्व कर देना है। 2 5 ज़ा 10, 8 5 ज़ा 40 विच इज 400, और जब रूट से बाहर आएगा 400 तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो दिस शुड बी द सेफ स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड जिससे ट्रेवल कर सकती है अराउंड अनबैंक कर्व रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है अ कर्व रोड जिसका कर्व रोड ऑफ 60 मीटर इन रेडियस, रेडियस जो है 60 मीटर गिवन है, इज बैंक्ड टू करेक्ट एंगल फॉर अ गिवन स्पीड। तो यहाँ पे बैंकिंग है, इफ द स्पीड इज टू बी डबल्ड कीपिंग द सेम बैंकिंग एंगल, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड शुड बी चेंज टू। तो अगर हमसे बोल रहा है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ v को हम लोग क्या कर रहे हैं डबल, ठीक है, तो नया रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रखा जाए फॉर सेफ ड्राइविंग, ठीक है ना। तो जो v का फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, आर जी टेन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने बोल रहा है कि सेम बैंकिंग एंगल यानी थीटा इज सेम, दोनों केस में थीटा सेम होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, आर के, क्योंकि जी की वैल्यू क्या है, फिक्स है, जी तो चेंज नहीं कर सकते है ना। तो वेलोसिटी पहले v थी, बाद में हमने क्या कर दिया 2v कर दी, ठीक है ना। पहले रेडियस जो था वो रूट ओवर आर था, तो अब रेडियस आर डैश बोल देते हैं, और इसी आर डैश का वैल्यू हमें पता लगाना है। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बचा कितना, 1/2 इक्वल टू रूट ओवर आर बाई आर डैश लिख दूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल टू आर बाई आर डैश, ठीक है। तो आर डैश का वैल्यू आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेडियस, तो 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेडियस होगा, ओरिजिनल रेडियस है कितना 60 मीटर का, तो 60 मीटर हो जाएगा, तो 4 × 60 कर देंगे, तो 6 4 ज़ा 24, 240 मीटर्स अपना रेडियस आएगा, ठीक है ना, 240 मीटर्स आएगा रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है स्मॉल बॉब इज टाइड एट वन एंड ऑफ अ थिन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर is describing a vertical circular vertical describing a vertical circle so that the maximum and minimum tension of the strings are in the ratio of 5:1. The velocity of the bob at highest position is, तो velocity of bob बताना है highest position पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो रहा होगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा पार्टिकल, ठीक है ना, एक पतली स्ट्रिंग से बंधा होगा, ठीक है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा होगा। सपोज करिए यहाँ पे हमारा पार्टिकल होगा पॉइंट ए पे, ठीक है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। और हम जानते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब हो रहा होता है तो लोअर, जब पार्टिकल लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे होता है उस टाइम पे टेंशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यहाँ पे टेंशन जो लगेगा वो मैक्सिमम टेंशन लगेगा, और पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा उस टाइम पे टेंशन जो लगता है वो मिनिमम लगता है। इसी वजह से जो स्ट्रिंग है उसके स्लैक करने की चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इसे मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी उसका डायरेक्शन v1 इधर होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन v2 इधर होगा, ठीक है। अब पार्टिकल जब एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो उस टाइम पे mg नीचे के साइड काम कर रहा होगा, ठीक है, और जब पार्टिकल एकदम बॉटम पे होगा तो उस टाइम पे mg तब भी नीचे काम कर रहा होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन क्या था, क्वेश्चन में मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन जो है स्ट्रिंग में उसका रेशियो गिवन था, यानी टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम
का रेशियो 5:1 गिवन था, ठीक है ना। ये रेशियो हमें गिवन था। अगर बात कर ली जाए पॉइंट ए की, पॉइंट ए पे अगर इक्वेशन बनाते हैं तो पॉइंट ए पे इक्वेशन अगर लिखी जाएगी तो जो मैक्सिमम टेंशन है माइनस एम जी, ये दोनों मिल करके क्या कर रहे होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर लग रहे होंगे, ठीक है ना। एम वी वन स्क्वायर बाई आर। ठीक, अगर बात कर लेते हैं, इसी को थोड़ा रीअरेंज कर लिया जाए तो टी मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर, और एम जी को मैं लेकर के चला जाता हूँ राइट हैंड साइड में, तो माइनस एम जी जो होगा वो प्लस एम जी में बदल जाएगा। तो ये क्या मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन हमें देखने को मिल गई, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। अब बात कर लेते हैं बी पॉइंट के लिए। अब बी पॉइंट इज आवर टॉप मोस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, तो वहां पे टेंशन जो लगेगा वो मिनिमम टेंशन लगेगा, और टेंशन का डायरेक्शन और mg का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेंटर की ओर। तो दोनों मिल करके यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में ऐड कर रहे होंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो किसके बराबर हो जाएगा, एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और हमें हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है, ठीक है ना। तो ये V2 हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए, अब अगेन हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। टेंशन मिनिमम इज इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर। अब एन एम जी जो एल एच एस में प्लस में था वो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस का एम जी हो जाएगा। ये मुझे मिली सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन मिल गई है। अब क्या करूंगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, डिवाइड करूंगा। तो टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम, ये किसके बराबर हो जाएगा, एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी अपॉन एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, ठीक है ना। अब यहाँ जो आर है, देखिए यहाँ पे दे रखा था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1 मीटर, यानी कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। अगर अच्छे से समझा जाए तो ये जो लेंथ है, ठीक है ना, ये 1 मीटर के बराबर है, ठीक है ना। इफ दिस लेंथ इज 1 मीटर, तो ये रेडियस का काम कर रही होगी, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो यहाँ रेडियस जहां लिखा है इसकी जगह 1 इमेजिन करिए, और समथिंग अपॉन 1 करते हैं तो उसे दिखाया नहीं जाता है। तो फाइनली हम लोग जो एक्सप्रेशन में लिखेंगे वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा, तो टी मैक्स अपॉन टी मिन का रेशियो हमें दिया था क्वेश्चन में 5:1, तो इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम 5:1 दिया हुआ था, ठीक है। और जब आर की वैल्यू हम 1 रख ही चुके हैं तो ये हो जाएगा एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी, क्योंकि नीचे अगर 1 लिखो चाहे ना लिखो वो उसी के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो एम वी टू स्क्वायर माइनस एम जी, ये यह हमें एक एक्सप्रेशन मिला। अब यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि हमें V1 की वैल्यू नहीं पता है। अगर हमको V2 निकालना है यहाँ पे, अब देखिए हमारे पास नोन क्या क्या चीजें हैं, mg पता है हमको, ठीक, मतलब मास नहीं है पर मास इक्वेशन में कैंसिल हो जाएगा। हमें g का वैल्यू पता है, हमें टेंशन मैक्सिमम टेंशन मिनिमम का वैल्यू पता था, और हमें V2 का वैल्यू निकालना है और V1 का वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले मेरा क्या क्या एम होना चाहिए, एम ये होना चाहिए कि मुझे V1 की वैल्यू पता चल जाए कहीं से, तो प्रॉब्लम सॉल्व है, ठीक है ना। तो हमारा एम के हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे V1 की वैल्यू। तो उसके लिए एक पेज ऐड कर लिया जाए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, V1 का वैल्यू चाहिए था, ठीक है। तो V1 का वैल्यू निकालने के लिए
हम यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सर्किल जो था, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे पार्टिकल जो था वो अपना सर्किल कंप्लीट कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था। ठीक है, अब इसको मैं मान लेता हूँ रेफरेंस लाइन। ठीक है, एकदम बॉटम पे टेंशन क्या देखने को मिलती है, मैक्सिमम देखने को मिलती है। एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या देखने को मिलती है, मिनिमम देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो v1 वेलोसिटी यहाँ पे थी और टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हमें बतानी है v2 तो फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, पर यहाँ पे अगर v2 कब फाइंड आउट होगा, जब v1 पता होगा, तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का सहारा लेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन क्या करती है कि कहती है कि जो टोटल एनर्जी है ए पॉइंट की, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो एनर्जी कंजर्वेशन का ये कहना है कि जो टोटल एनर्जी ए पॉइंट की है ये बराबर हो जाती है टोटल एनर्जी ऑफ बी पॉइंट के। तो ए पॉइंट पे कौन सी एनर्जी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि रेफरेंस लाइन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एम v1 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे वेलोसिटी क्या है, v1 है, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्योंकि रेफरेंस लाइन पे है। अब पॉइंट बी की बात करेंगे तो हाफ एम v2 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ चुका है, आर, आर से हाइट आ चुकी है, तो हाइट आ चुकी है तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हाइट कितनी है, हाइट 2r के बराबर है, तो एम जी 2r, ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास अब हाइट भी आ चुकी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, मासेस को हटा देंगे इक्वेशन से सबसे पहले। दूसरा चीज, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे बॉटम वाले जहां फ्रैक्शन में 2 आ रहा है वो हट जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर, मैंने क्या किया है, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर प्लस 2 था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 4। ठीक है ना, और r का वैल्यू क्या रखा है, क्वेश्चन में बता रखा है r की वैल्यू 1 मीटर है, तो 1 ही रख दिया, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 4, और g, तो ये एक्सप्रेशन मिल करके आया v1 के लिए। ठीक है ना, अब ये एक्सप्रेशन को हम लोग उठा करके अपनी ओरिजिनल वाली इक्वेशन में डालेंगे, तो ओरिजिनल इक्वेशन ये बन करके आ रही थी। ठीक है ना, ओरिजिनल इक्वेशन ये बन करके आ रही थी हमारे पास। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में हम चीजों को रखना रखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 m v2 का स्क्वायर माइनस 5 mg, बस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 से कोई मल्टीप्लाई डिजिट को किया जाए तो वो एज इट इज रहेगा, प्लस mg। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, ये r की वैल्यू 1 मीटर हमने मानी थी। अब क्या करते हैं, वेलोसिटीज वाले टर्म को एक साइड ले आ लेते हैं और mg वाले टर्म्स को एक साइड ले जा लेते हैं। तो m v2 स्क्वायर इधर प्लस में है, तो ये इधर आकर के माइनस m v1 का स्क्वायर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये यहाँ माइनस में था, उधर जाकर के प्लस mg प्लस mg, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, v1 स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। ठीक है ना, v1 स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ ला करके पुट कर देना है। तो जब v1 स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 m v2 स्क्वायर माइनस m, ये थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, घबराना नहीं है इससे। देखिए फाइनल एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा 5 m v2 स्क्वायर माइनस m, अब जो पूरा हमने वैल्यू पुट करी है
V1 की जगह वो वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 का स्क्वायर प्लस 4G इज इक्वल टू 5 mg प्लस mg, ठीक है ना। तो 5m V2 का स्क्वायर माइनस m को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, m V2 का स्क्वायर माइनस माइनस अंदर चला गया है, माइनस m 4g या 4mg इज इक्वल टू 5mg और mg मिलकर के इसको 6mg लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार लिख रहे हैं। तो 5mg प्लस mg मिलकर के 6mg हो गया। अब क्या करिए, ये mg वाले टर्म को इधर लेकर के आ जाते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा m और ये 5mv स्क्वायर है, माइनस कर दो उसमें से कितना, mv स्क्वायर। तो 5mv स्क्वायर में से जब mv स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4mv स्क्वायर बचेगा। तो ये बच जाएगा 4mv स्क्वायर, ठीक है ना। और ये टर्म को हम लोग लेकर के जा रहे हैं कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये 6mg और ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4mg, ठीक है ना। तो 6 4 10mg और ये 4m V2 स्क्वायर, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। V2 का स्क्वायर इक्वल टू 10, G का वैल्यू 10 रख देते हैं और नीचे आ जाएगा 4। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो V2 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 5 इंटू 5 का रूट, यानी V2 की वैल्यू आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर आएगी, ठीक है ना। तो आंसर ए माना जाएगा, विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो एक बार फिर से इसको देख करके फिर से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है, अ चाइल्ड ऑफ मास 5 kg इज going round a merry-go-round, takes one rotation in 3.1 second, radius of merry-go-round is 2 meter, centrifugal force on the child will be। तो हमें centrifugal force बताना है। मास कितना दिया हुआ है, मास गिवन है हमें 5 kg, ठीक है। वन रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 3.14 सेकेंड। यहां से मुझे पता चल रहा है ये पाई की वैल्यू है, मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू जरूर कटेगी, ठीक है ना। और रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 2 मीटर, ठीक है ना। अब हमें पता है जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, 2 पाई बाई टी के। टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, यानी एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं वन टाइम पीरियड। तो यहाँ वन टाइम पीरियड का टाइम हमको दे रखा था, तो 2 पाई अपॉन में 3.14, और मुझे पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 3.14। तो ये पाई से 3.14 कैंसिल हो जाएगा, तो जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 2 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी आ गई। और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। ये रिलेशन होता है। तो रेडियस हमें 2 मीटर गिवन था और एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाल ली है 2 रेडियन पर सेकेंड। तो लीनियर वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमसे पूछा है उसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। मास गिवन था, बच्चे का मास 5 kg था। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी हमने निकाल ही ली है, 4 इंटू 4, ठीक है। रेडियस 2 गिवन ही था, बस सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी लगभग 40 न्यूटन के पास। तो आवर आंसर विल बी 40 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है, स्टोन ऑफ मास m टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड इज व्हील्ड, मतलब घुमाया जा रहा है इन अ वर्टिकल सर्किल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड यूनिफॉर्म है, यहाँ पे वेलोसिटी कभी भी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो होती है वो तो यूनिफॉर्म होती नहीं है, है ना।
स्पीड यूनिफॉर्म है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग बोल रहा है सेम थ्रू आउट द मोशन, हाईएस्ट minimum at the highest point of circular path, minimum at the lowest point of circular path, minimum when the rope is at horizontal position। तो वैसे तो ये याद ही होना चाहिए कि जब कभी भी हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे होते हैं, उस समय पर उस समय पर जब पार्टिकल नीचे होता है तब टेंशन मैक्सिमम लग रहा होता है। टेंशन मैक्सिमम होता है और यहीं से रोप के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जब पार्टिकल एकदम टॉप पे होता है तो यहाँ पे टेंशन मिनिमम होता है। इसी वजह से रस्सी के स्लैक होने का कारण टॉप का रीजन बनता है, ठीक है ना। और टॉप पे हमको पता है टॉप पे टेंशन कैसे आता है। अगर टॉप पे टेंशन कैलकुलेट किया जाए तो टॉप में चूंकि रस्सी है, ठीक है ना, ये रस्सी होगी, रस्सी में टेंशन नीचे काम कर रहा होगा, ठीक है ना, और नीचे साइड और क्या लग रहा होगा, नीचे साइड mg भी काम कर रहा होगा। ठीक, तो अगर इक्वेशन लिखी जाएगी इसकी, तो टेंशन टॉप के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बी पॉइंट बोल देता हूं। तो टेंशन बी पॉइंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, mv² अपॉन आर लिख देते हैं। अब चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो यहाँ प्लस mg होता, और प्लस mg जब राइट साइड में आएगा तो यहाँ आकर के माइनस का mg बन जाएगा। सिमिलरली अगर बॉटम पे टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन जो होगा वो सेंटर की तरफ काम कर रहा होगा, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, ठीक है ना, वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा टेंशन, और नीचे के साइड mg काम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो टेंशन ए पॉइंट के लिए लिखा जाएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, mv² अपॉन आर प्लस mg। अब ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट था, इधर राइट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो प्लस mg हो जाएगा। तो बॉटम पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, बॉटम पे मुझे देखने को मिल रहा है जो टेंशन बॉटम पे है वो ज्यादा है, क्योंकि उसमें mg एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो टेंशन बॉटम का है वो ज्यादा है कंपेयर टू टेंशन एट टॉप, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शंस को अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे लिखा गया है मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो टेंशन मिनिमम देखने को मिलेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है ना। और मैक्सिमम अगर पूछा होता तो मैक्सिमम हमें बॉटम पॉइंट पे देखने को मिलता है, और अगर मिडिल में रहेगा तो यहाँ इंटरमीडिएट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है हमसे, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 10 मीटर रेडियस, यानी रेडियस कितना गिवन दे दिया हमको, 10 मीटर। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स स्पीड, किसी इंस्टेंट पे स्पीड हमको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड द स्पीड इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है, विथ रेट ऑफ, मतलब बेसिकली dv बाई dt, यानी चेंज कर रही है विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सिलरेशन एट दैट इंस्टेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सिलरेशन बताना है हमको। अब यहाँ पे चूंकि क्या कहते हैं, स्पीड दे रखी है, स्पीड इंक्रीज भी कर रही है, तो अब यहाँ पे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सिलरेशन भी आएगा और सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन का भी कंसेप्ट आएगा। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन कैसे आता है, v² बाई आर से। तो वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 किसी इंस्टेंट पे हम लोग देख रहे हैं 5 इंटू 5, और रेडियस कितना था 10, ठीक है ना, 10 मीटर का था। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 2 जा 10, और 5/2 यानी ये आएगी 2.5। तो ये क्या आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन आ गया। अब सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन आ गया, और टेंजेंशियल एक्सिलरेशन जो होगा वो किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, वही तो हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन, ठीक है। ये टेंजेंशियल एक्सिलरेशन हो जाएगा। तो अगर नेट एक्सिलरेशन चाहिए मुझे तो मैं क्या करूंगा, रूट ओवर टेंजेंशियल एक्सिलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं, और मुझे पता है सेंट्रीपिटल जो होता है वो सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगता है, और टेंजेंशियल उससे 90 डिग्री पे लगता है। दोनों 90 डिग्री पे दो वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट रूट ओवर फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर, ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो बस उसी लॉजिक से यहाँ पे भी हमने किया हुआ है। तो टेंजेंशियल के लिए हम लोग कर देंगे 2 का स्क्वायर प्लस
2.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 4 प्लस 6.25 विच कम्स अराउंड 10.25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.2 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगा, ठीक है ना, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है अ मैन कैरिंग अ मंकी ऑन हिज शोल्डर डज साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 9 मीटर कंप्लीट्स 120 रेवोल्यूशन इन 3 मिनट्स। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मंकी इज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है, मंकी का कितना होगा, ठीक है। अब देखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी। रेडियस हमें गिवन था कितना, 9 मीटर का, 9 मीटर का रेडियस गिवन था, और ये कह रहा था हमसे 120 रेवोल्यूशन कर रहा है कितने में, 3 मिनट्स में, ठीक है। तो पहले यहां से रेवोल्यूशन को हम लोग रेडियन पर सेकंड में लेकर के आते हैं, ठीक है ना। रेडियन पर सेकंड में लेकर के आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से, ठीक है। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और टाइम को 3 मिनट से हम लोग सेकंड में ले आने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टाइम को 3 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम सेकंड में आ जाएगा, 180 सेकंड्स में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो पहले एक्सेलरेशन निकालने से पहले हम ओमेगा निकाल लेते हैं। तो ओमेगा होता है थीटा बाई टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने किस में निकाल रखा है, रेडियन में निकाल रखा है, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने रेडियन में निकाल रखा है यहां से, ठीक। ये था 120 इंटू 2 पाई, और टाइम कितना था, 180, ठीक है। अब यहां से वैल्यूज को बस सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये 4/3 पाई, ठीक है। ये 4/3 पाई बचेगा। अब यहां से हमें ओमेगा पता चल गया, तो अब सेंट्रीपिटल का हम फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा स्क्वायर आर का। तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 4/3 पाई का स्क्वायर, और आर, आर की वैल्यू गिवन है 9 मीटर, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 16 पाई स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये वैल्यू आ रही है 16 पाई स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखा है पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है सर्किल में, ठीक है ना, जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है सर्किल में, तो उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है, उस टाइम पे हम देखते हैं जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और कैसा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये देखने को मिलता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी तो चेंज हो रही होती है, क्योंकि डायरेक्शन क्या होता है, हर टाइम पे चेंज हो रहा होता है। और अब इस टाइम पे पार्टिकल पास हमेशा कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है, जो इसको सर्कुलर मोशन में मेंटेन करके रख रहा होता है, जो रेडियस के अलोंग हमेशा लग रहा होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी के कारण तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो पा रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन भी तो होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन के कारण ही ये पूरा एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज होती है और एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा होता है, यानी दोनों चीजें ही वेरिएबल होती हैं, ठीक है ना। तो दोनों चीजें हमको याद रखना है कि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है, एक्सिलरेशन आ रहा है, और एक्सिलरेशन वेरिएबल होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है एक्सिलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी,
और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखा जाता है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है ना। खाली मैग्नीट्यूड से नहीं सोच करके देखना है कि हाँ वैल्यू फिक्स है तो क्या कहते हैं उसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टिकल परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले में बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी यानी स्पीड के बारे में बोल रहा है रिमेन्स कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर बोल रहा है पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, यानी सर्किल है इसमें ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा, इसके हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमें देखने को मिलती है, तो ये बात भी क्या है, सही है, ठीक है ना। और ये हमेशा डायरेक्शन बदलती रहती है, रेडियस वेक्टर तो फिक्स है, वो तो रेडियस तक रहेगा, और वेलोसिटी जो रहेगी रेडियस वेक्टर से हमेशा कितने डिग्री पे रहेगी, 90 डिग्री पे रहेगी, ठीक है ना। तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तीसरा है डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन कीप्स चेंजिंग एज पार्टिकल मूव। तो जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है वैसे वैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वैसे वैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वैसे वैसे एक्सिलरेशन भी चेंज होगा, क्योंकि एक्सिलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो क्वांटिटी भी चेंज होती है, इस वजह से एक्सिलरेशन भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है कि एक्सिलरेशन भी चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन तो काम कर रहा है ना सेंटर की तरफ, तो वो भी चेंज हो रहा है, यानी ये बात भी सही हो जाएगी। लास्ट है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, अगर मैग्नीट्यूड बोलेगा तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या है, मैग्नीट वेलोसिटी बनी किस चीज से है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो क्वांटिटीज को मिला करके। मैग्नीट्यूड फिक्स है, क्यों फिक्स है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन। तो सिमिलरली यहाँ पे जब एक्सिलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सिलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। अब चूंकि वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है इस वजह से एक्सिलरेशन भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स में ये बात हम लोग देख चुके हैं। और यहाँ पे फिक्स क्या है, मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स है, और ऑप्शन में क्या किया है, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, जो कि इनकरेक्ट बात है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन, वेलोसिटी और एक्सिलरेशन के बीच में कितना एंगल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब कभी भी पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा होता है सर्कुलर मोशन, तो हमें देखने को मिलता है कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सिलरेशन होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है और तो बाकी एक्सेलरेशन को हम लोग उस टाइम पे नहीं स्टडी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस टाइम पे काम नहीं कर रहा होता है, और वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट के अलोंग काम कर रही होती है, इसी वजह से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल आता है वो 90 डिग्री का आता है, ठीक है ना। दोनों के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, जिसकी वजह से ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा। फिर 45 वाले पे आ जाते हैं। 45 वाले में बोल रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना, डीकेस इनटू, एक्स एलिमेंट था, वाई में डीके हुआ है, द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड, तो कितने बीटा पार्टिकल इसमें से एमिट हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब कभी भी बीटा पार्टिकल एमिट होने की बात होगी, बीटा पार्टिकल एमिट होने की बात होगी, तो यहां से सिर्फ हमको ये नहीं देखना है कि बीटा पार्टिकल में नीचे साइड जो नंबर्स होते थे वो सेम रहते थे, पर यहाँ नीचे के भी नंबर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहा है, इसका मतलब अल्फा डीके भी हुई होगी, सिर्फ बीटा डीके नहीं हुआ है, यहाँ अल्फा डीके भी हुआ होगा और बीटा डीके भी हुआ होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कितने अल्फा डीके हुए होंगे। तो मुझे पता है जब अल्फा डीके होता है तो जो ऊपर लिखा गया मास नंबर है उसमें कितने की कमी आती है, उसमें 4 की कमी आती है, ठीक है ना, ये मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर का नंबर था 2,
38 और कहां पे पहुंच गया है ये 222, यानी कि कितने का डिफरेंस आया है 16 का। तो एक बार अल्फा डिके होता है तो 4 से कम होता है, विच मीन्स 4 टाइम क्या हुआ होगा अल्फा डिके हुआ होगा, 4 अल्फा डीके हुआ होगा। ठीक है, 4 अल्फा डीके हुआ होगा। ठीक, अगर 4 अल्फा डीके होता है, अल्फा डीके में ऊपर 4 से कम होता है और नीचे 2 से कम होता है, तो नीचे 2 से कम होता है तो 90 और कितने अल्फा डीके हुए हैं, अल्फा डीके 4 हुए हैं, तो अल्फा डीके 4 हुए हैं और कितने से घटता है 2 से घटता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है 82, 82 आता है। ठीक है ना। अब हमें क्या पता करना था, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड आर, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड। तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कैसे पता चलता है, तो वहां पे होता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो 82 में एक ऐड करिए तो कितना आएगा 83। और क्या हमारा नंबर y का जो कि बॉटम पे लिखा गया है, जो एटॉमिक नंबर है, क्या वो 83 है? हाँ 83 है। यानी कितने बीटा पार्टिकल एमिटेड हुए होंगे, एक, एक बीटा पार्टिकल एमिट हुआ होगा। ठीक है ना। तो ये था हमारा डिस्कशन 45 क्वेश्चन का।